मार्केटवाड़ी का जो विषय है, सरकार द्वारा वो बैलेट पेपर का जो उनकी मांग थी, जो करवाना चाहते थे, उन्होंने खारिज कर दिया। जनता चाहती है कि ईवीएम इस देश से हद पार हो जाए। सरकार है या इलेक्शन कमीशन है, वो ईवीएम की तरफदारी करने में ज्यादा जोर दे रही है। 76 लाख वोट का डिफरेंस है कि अचानक से इतना बड़ा हाइक कैसे हो जाता है। एक घंटे में 400 से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर किए, एक घंटे में। इसका ये मतलब है कि जनता जो है वो ईवीएम के खिलाफ में। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या दावा किया? उन्होंने 2 करोड़ तो छोड़ो, 2 लाख भी नौकरियां मुहैया नहीं कर पाए। जो यूथ का जो आत्मविश्वास है वो पूरी तरीके से नष्ट करने का काम सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यूथ में है। जो SC ST OBC जो बहुसंख्यांक लोग हैं, उनको हिंदू बनाकर उनका वोट हासिल करने का काम ये सरकार द्वारा किया जा रहा है। 2024 में भी बहुत बड़े लेवल पर गड़बड़ी करके केंद्र में सरकार बीजेपी ने चुनवा कर लाई है। नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है और हम लोग मुंबई आउटलुक की टीम यहाँ पर चैत्य भूमि और शिवाजी पार्क के आसपास में हम लोगों के पास जा रहे हैं, युवाओं के पास जा रहे हैं। खासकर युवाओं से उनकी सोच क्या है, जो इलेक्शन हुए महाराष्ट्र में उसको लेकर, बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के ऊपर वे किस प्रकार से सोचते हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा साथी हमारे साथ आज है, जिनका नाम राकेश गायकवाड़ जी है, जो भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है। राकेश जी, मुंबई आउटलुक में स्वागत है। धन्यवाद संकेत जी। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है। 68 साल हो गए हैं उनके महापरिनिर्वाण दिन को, उनके निधन को। कैसे देखते हैं इन 68 सालों को? इन 68 सालों में बाबा साहब ने जो उनका सपना उन्होंने कहकर बताया था कि जाओ और अपने घरों की दीवारों पर जाकर लिखो कि तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है। तो आज 68 साल बाद भी अगर हम देखें कि महाराष्ट्र का अगर चुनाव हो या फिर केंद्र का लोकसभा का चुनाव हो, वहाँ पर जो बहुजनों का जिस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन और जिस प्रकार से उनकी सरकार अब तक बननी चाहिए थी, वो 68 साल में नहीं बनी है। तो ये बहुत बड़ा समीक्षा का विषय बन चुका है और इस पर बहुत सारे हमारे जो नेता वर्ग हैं, जो युवा वर्ग हैं, जो वोटर्स हैं, इन्होंने खास करके इस पर बहुत ज़्यादा गहन विचार करने की आवश्यकता है कि 85% बहुजन होने के बावजूद भी आज देश में बहुजनों की सत्ता क्यों नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इसके बहुत सारे पहलू भी हैं, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो हमारा अवरोध है आज के समय में वो ईवीएम मशीन है। ईवीएम पर हम बात करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से सरकार का गठन हुआ है, कल ही शपथ समारोह का कार्यक्रम हुआ है, तो वो कैसे देखते हैं? 23 तारीख को रिजल्ट आता है, नतीजे आते हैं, लेकिन 11-12 दिन के बाद सरकार का गठन होता है। उसमें भी 3 मंत्री केवल शपथ लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। तो इस चुनाव को कैसे देखते हैं? जो सरकार स्थापन करने के लिए जो समय लग गया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, 20 तारीख को जिस वक्त वोटिंग काउंट हुआ, तो टोटल वोट काउंट जो 5 बजे तक का हुआ है और उसके बाद में जो 11:30 बजे का जो रिपोर्ट उन्होंने भेजा है, उसमें लगभग 6 लाख वोटों का 76 लाख वोट का डिफरेंस है। अब ये 76 लाख वोट्स आखिरी 1 घंटे में या 2 घंटे में आना, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, एक सोचने वाला विषय है कि अचानक से इतना बड़ा हाइक कैसे हो जाता है। और उसके बावजूद भी जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी उसमें, तो रिजल्ट काउंटिंग के बाद भी जो ईवीएम मशीन के काउंटिंग है और जो टोटल वोट काउंट्स है जो उस बूथ पर हुए थे, उसमें भी मिसमैच नज़र आ रहे हैं। तो ये देखा जा सकता है कि बहुत बड़े लेवल पर इसमें मिसमैच पाया गया और गांव-गांव से भी इसका विरोध हो रहा है। और जो जनता है, जो वोटर्स है, वो ये डिमांड कर रही है कि रिकाउंटिंग हो। हालांकि आपने देखा होगा कि जो मार्केटवाड़ी का जो विषय है, उन्होंने जो उनका नेता चुनकर आ चुका है, उसके बावजूद भी उन्होंने बैलेट पेपर पर वोटिंग करने की मांग की और उन्होंने सारा बंदोबस्त भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार द्वारा वो बैलेट पेपर का जो उनकी मांग थी, जो करवाना चाहते थे, उन्होंने खारिज कर दिया। पुलिस फोर्स लगा के वहाँ पर उन्होंने बैरिकेड्स लगा के उनको वहाँ पर बंद किया गया और वो बैलेट पेपर जो वोटिंग करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं जनता का ईवीएम के ऊपर सबसे बड़ा विरोध है। जनता चाहती है कि ईवीएम इस देश से हद पार हो जाए, लेकिन फिर भी
सरकार है या इलेक्शन कमीशन है वो ईवीएम की तरफदारी करने में ज़्यादा जोर दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वोटिंग करवाने के लिए यहाँ पर रखा गया है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो ईवीएम की तरफदारी, ईवीएम कितनी साफ़ सुथरी है, ईवीएम की छवि कितनी साफ़ है, वो कितनी हैक प्रूफ है, पवित्र है, यही बताने का प्रयास अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किया है। हालांकि जनता अगर ईवीएम के खिलाफ में है तो क्यों ना बैलेट पेपर पे वोटिंग करवाया जाए। अभी मैं आज ही इसी साल के आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि भारतीय युवा मोर्चा द्वारा फरवरी के 10 और 11 तारीख को हमने पूरे भारत में ईवीएम के खिलाफ में सिग्नेचर कैंपेनिंग चलवाया। मैंने खुद नाला सुपारा जो हमारा एरिया है वहाँ पे हमने 2 घंटे का हमने कैंपेनिंग चलवाया। आप यकीन मानिए 1 घंटे में 400 से ज़्यादा लोगों ने सिग्नेचर किए 1 घंटे में, कि उन्हें बैलेट पेपर चाहिए, उनको उनका ईवीएम पर विरोध है, ये विरोध उन्होंने सिग्नेचर करके वहाँ पर दर्ज किया। तो इसका ये मतलब है कि जनता जो है वो ईवीएम के खिलाफ में, जनता चाहती है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन फिर भी ये जो सरकार है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, वो ईवीएम की तरफदारी क्यों कर रहा है। भारत के बाहर अन्य देशों में अभी भी बैलेट पेपर पर वोटिंग करवाई जाती है। हाल ही में राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ अमेरिका में, वहाँ पर भी बैलेट पेपर का प्रावधान किया गया। भारत में भी जो बैलेट पेपर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भी बैलेट पेपर पर ही होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, महाराष्ट्र की बात करें, देश की बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। बावजूद इसके युवाओं ने महायुति या बीजेपी के नेतृत्व वाली जो महायुति है उनको वोट दिया है। इस पर यकीन कैसे किया जा सकता है? देखिए, अभी 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या दावा किया कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो रोजगार की तंज पर वो कहीं ना कहीं सत्ता में आए, सत्ता में आकर बैठे, और जैसे ही वो सत्ता में रूढ़ हुए उन्होंने 2 करोड़ तो छोड़ो 2 लाख भी नौकरियां मुहैया नहीं कर पाए। और उसके बावजूद हर साल हर राज्य में पेपर लीक्स के प्रकरण हो रहे हैं। आपको बहुत बड़ा, आप तो पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, जहाँ जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो सभी एग्ज़ाम्स में पेपर लीक के प्रकरण बाहर आ रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पर घोटाले बाहर आते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा रैकेट काम करता है। ये हर राज्य में हो रहा है। तो इसके वजह से जो हमारा यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा है, वो चाहता है कि वो अधिकारी वर्ग में बने, तब्दील बने, लेकिन फिर भी वहाँ पर पेपर लीक करवा कर जो यूथ का जो आत्मविश्वास है वो पूरी तरीके से नष्ट करने का काम सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। इन गिरोह को सरकार ही पनाह दे रहा है। तो ये जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड है, अभी मैं आपको आपके सामने जो अगर मैं डाटा रखूँ कि अभी इसी साल में जो डाटा रिलीज़ हुआ है वो डाटा ये कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यूथ में है, और वो भी 80% है। जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें 80% यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट है, और उस 80% में भी सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े लिखे यूथ का है। तो इसका ये मतलब होता है कि जो हमारा युवा जो पढ़ा लिखा है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन करना चाहता है लेकिन उसके लायक रोज़गार नहीं है। तो इसीलिए ये एक डाटा भी हमारे सामने आया है कि गिग्स वर्कर जो है वो बढ़ रहे हैं देश के अंदर। यानी जो IIT किया हुआ जो छात्र है उसके लिए भी 50% नौकरियां आज समाज के अंदर नहीं है। केवल 50% लोगों को ही कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट किया जा रहा है, 50% लोगों को 2-3 लाख का पैकेज की ऑफर आ रही है। तो इसका ये मतलब होता है कि भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ चुका है, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। नहीं, ये आपने समस्या सभी गिनाई है, डेटा हमारे सामने रखा है, लेकिन सवाल है कि फिर इन्हें वोट कौन कर रहा है? अगर ये पार्टियां अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रही है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं ला रही है, देश में हो, महाराष्ट्र में हो, फिर भी इन्हें वोट कौन कर रहा है? देखिए, अभी इसमें केवल ईवीएम में नहीं कह सकता कि ईवीएम का ही रोल है। इसमें जिस प्रकार से राजनीति की जाती है युवाओं के साथ में, युवाओं के जो मानसिकता है, युवाओं की जो धार्मिक भावनाएं हैं, उसके साथ खिलवाड़ करके उनको हिंदू बनाया जा रहा है। इस देश के अंदर मुसलमान जो हमारे साथी हैं, जो भाई हैं, उनको टारगेट करके जो SC ST OBC जो बहुसंख्याक लोग हैं उनको हिंदू बनाकर उनका वोट हासिल करने का काम ये सरकार द्वारा किया जा रहा है।
और इसके वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट जैसा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, जो ज्वलंत मुद्दा है, उसको भूलकर जो युवा है वो हिंदू के नाम पर वोटिंग कर रहे हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा एक मामला है। और साथ ही ईवीएम मशीन भी है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में 2024 के जो रिजल्ट सामने आया उसमें 6 करोड़ 65 लाख हाइक देखी गई है, पाई गई है। ईवीएम मशीन के अंदर से जो वोट निकले हैं, जो काउंटिंग निकला है, वो टोटल बूथ काउंट से 6 करोड़ 65 लाख ज़्यादा है, 4 करोड़ 65 लाख से ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बता रहा है कि लगभग 100 से 120 जो एमपीज़ हैं वो गड़बड़ी करके चुनकर गए हैं। अगर इस डाटा को डिवाइड किया जाए तो 100 से 120 जो एमपीज़ हैं वो इस ईवीएम की गड़बड़ी के कारण वहाँ पर चुनकर गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ईवीएम में 2024 में भी बहुत बड़े लेवल पर गड़बड़ी करके केंद्र में सरकार बीजेपी ने चुनवा कर लाई है। और जो यूथ है वो यूथ अभी भी बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ बीजेपी ने बनाई यूथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई उन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हालांकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी उनको शिक्षा से वंचित करने के लिए बनाई। तो ये जो आधुनिक मनुस्मृति के तंज पर जो शिक्षा नीति बनाई गई है वो हमारे बहुजन यूथ को शिक्षा से और जो हायर एजुकेशन है उससे वंचित रखने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। तो यूथ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, तो कैसे कहा जाए कि यूथ जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है या यूथ जो है वो बीजेपी को वोट कर रहा है, ये कैसे कहा जा सकता है? तो इससे ये मतलब हो रहा है। फिर इसका समाधान क्या है? राजनीति से या वोट देकर युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, या आप बता रहे हैं, डेटा बता रहा है, तो फिर इसका समाधान क्या है? इसी से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल ये है कि भारतीय युवा मोर्चा इसके लिए क्या कर रहा है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जहाँ तक कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि भारत के अंदर अभी जो वातावरण पैदा हो चुका है ईवीएम मशीन को लेकर, या जो जिस प्रकार से एक वोटिंग होनी चाहिए, जो वोटिंग सिस्टम ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए वो ना होने की वजह से यूथ के अंदर भी और लोगों के अंदर भी बहुत बड़ा एक विद्रोह दिखाई दे रहा है। जैसे कि अभी मार्कड़वाड़ी तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन अभी जगह जगह पर महाराष्ट्र में भी अभी लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उपोषण कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये जो ईवीएम मशीन है ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। और दूसरी बात, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ और हमारे बाजू के नेपाल में भी हो रहा है, तो ये जो सारा मामला है, बांग्लादेश में भी जो अभी रिसेंटली हुआ, इसमें एक ही मामला था जो एक मुद्दे पर सभी यूथ और सभी जो जनता है वो रस्तों पर आई। वैसे मैं देखता हूं कि भारत के अंदर ईवीएम मशीन एक मुद्दा है जिसको लेकर जनता रास्ते पर आने वाले समय में आ सकती है। दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर मुझे ऐसा लगता है कि 30 से 35 करोड़ जो हमारे युवा साथी हैं, जो बेरोज़गार हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर रस्तों पर उतर सकते हैं और देश के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह आने वाले समय में इन 3-4 सालों में देखने को मिल सकता है। अगर सरकार ने इसके ऊपर कोई अगर ढंग की पॉलिसी अगर नहीं बनाई, अगर इस अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को अगर कम नहीं किया, तो आने वाले समय में इन युवाओं के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह देखने को मिल सकता है और ये युवा ही देश में सत्ता परिवर्तित कर सकते हैं आने वाले समय में। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत में श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती है, उसके लिए केवल 2 कारण हो सकते हैं, एक तो ईवीएम मशीन और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। इन 2 विषयों पर जो जनता है वो रास्ते पर आ सकती है और इसके लिए भारतीय युवा मोर्चा जो है, जो अभी 19 स्टेट्स में काम कर रहा है, अभी भारतीय युवा मोर्चा का एक ही काम है कि हर स्टेट में बूथ लेवल तक की कमेटियां बनाना और जो हमारे युवा साथी हैं उन युवा साथियों में लीडरशिप डेवलप करना, ताकि जो हमारे युवाओं के साथ में जो यहाँ पर चल रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है, उनको बेरोज़गार रखा जा रहा है और उनको आत्महत्या करने पर विवश किया जा रहा है, तो उन युवाओं में लीडरशिप पैदा करके उनको राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ के एक बहुत बड़ी राष्ट्रव्यापी ताकत निर्माण करना और आने वाले समय में देश के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति लाने के लिए इन युवाओं का साथ सहयोग लेकर एक बड़ी क्रांति की ओर बढ़ना, ये भारतीय युवा मोर्चा का अभी टारगेट है और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी, शुक्रिया राकेश जी, मुंबई आउटलुक से बातचीत करने के लिए शुक्रिया।